हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज हम अपनी एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज हम इसमें एचएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस पीडीएफ से आप क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय whom क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस इन ईयर 1942। आपने बताना है 1942 में क्विट इंडिया का जो रेजोल्यूशन था वो किसने ड्राफ्ट किया था। तो आपके पास ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद या फिर जेबी कृपलानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया था। तो इस मिशन ने डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल रखा था, लेकिन आईएनसी ने इस प्रपोजल को अपोज किया था और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी थी। और इसके रिलेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बताया था। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी स्टेट पीसीएस यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इसको आप याद रखिए। पोस्ट डेटेड चेक किसने किसको कहा था? तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ऐसा क्यों कहा गया था? बिकॉज उनकी मांग कंप्लीट इंडिपेंडेंस की थी, और जबकि ये क्रिप्स मिशन क्या दे रहा था? डोमिनियन स्टेटस दे रहा था। इसके बाद क्रिप्स डिपार्चर के बाद गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के विड्रॉल एंड जापानीज इन्वेशन के अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन फ्रेम किया था। और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी जुलाई 1942 में, ये हुई थी वर्धा में, वहां पे इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था। देन अगस्त 8, 1942 में ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, जो कि हुई थी ग्वालिका बॉम्बे में। फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन सारे फैक्ट्स को याद रखना है। इस मीटिंग में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को रेटिफाई किया गया था, और इसका जो ड्राफ्ट था वो किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड्स, आपने सिर्फ ये इस क्वेश्चन का ही आंसर नहीं करना है, इसके रिलेशन में जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी सारे आपने याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमें जो ये नीचे इवेंट्स दिए हुए हैं, इनको हमें एक क्रोनोलॉजी मीन्स एक ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट है पूना पैक्ट, ये हुआ था सितंबर 1932 में। साथ में ये भी देख लेते हैं पूना पैक्ट में क्या हुआ था। पूना पैक्ट में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया था उसको अबंडन कर दिया गया था, और इसे डिप्रेस्ड क्लासेस के बिहाव पे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने साइन किया था। चलिए अब देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ये हुआ था फेब 1931 में, और इस पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और अभी हमने डिस्कस किया था इसका जो मेन प्रपोजल था वो था डोमिनियन स्टेटस, और गांधी जी ने इसे क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। देन उसके बाद है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये कब हुआ था? 1930 में। इसमें क्या हुआ था? गांधी जी ने 78 मेंबर्स के साथ अपने हेडक्वार्टर अहमदाबाद से दांडी के लिए मार्च किया था, और दांडी कोस्ट पर उन्होंने सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। और इस हिस्टोरिक मार्च को ही, जो कि मार्च 12 को हुआ था, इसे ही CDM मीन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च कहा जाता है। इसको फ्रेंड्स दांडी मार्च भी बोल देते हैं। चलिए अब साथ में क्रोनोलॉजी देखते हैं। मीन सबसे पहले आएगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद गांधी इरविन एग्रीमेंट, उसके बाद पूना पैक्ट एंड देन क्रिप्स मिशन।
तो जो हमारा ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है सबसे पहले फोर्थ, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट एंड देन थर्ड। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है आंसर में? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट causes the following disease। पॉलिश्ड राइस खाने की वजह से कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शंस दी गई है बेरीबेरी, गॉइटर, नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेरीबेरी। बेरीबेरी डिजीज जो है वो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 होती है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? थायामिन। तो आप ये दोनों नेम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following gases is used for the purification of drinking water? इनमें से कौन से गैस को ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लोरीन। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अलावा इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ पेशेंट्स इज। आपने बताना है डेंटिस्ट पेशेंट्स के टीथ देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं। तो जैसे कि डेंटिस्ट को टीथ की एनलार्ज्ड इमेज चाहिए होगी, तो वो किसके थ्रू आती है? कनकेव मिरर्स के थ्रू आती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कनकेव मिरर्स। क्योंकि जो कनकेव मिरर होते हैं वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं, इसीलिए डेंटिस्ट कनकेव मिरर्स को यूज करते हैं। Next question is, who has propounded the concept of limit to growth? Limit to growth का concept किसने propound किया है? Limit to growth एक रिपोर्ट थी जो 1972 में आई थी, और इसे किसके थ्रू पब्लिश किया गया था? This is by ऑप्शन ए, क्लब ऑफ रोम। तो इसका आंसर जो है वो है क्लब ऑफ रोम। लिमिट टू ग्रोथ मॉडल में ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशनशिप को स्पष्ट किया गया है। इसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो वर्ल्ड के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका यूज करते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और ये पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, खत्म या फिर अभी आने वाले टाइम में खत्म हो सकते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, प्लस कि क्या आगे सोल्यूशन हो सकते हैं, इसी के ऊपर ही ये लिमिट टू ग्रोथ का पूरा कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following natural regions is known as land of big games? इनमें से कौन से नेचुरल रीजन्स को लैंड ऑफ बिग गेम्स कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल सवाना रीजन। इसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन भी बोलते हैं। इसको लैंड ऑफ बिग गेम्स के साथ साथ लैंड ऑफ सफारी भी कहा जाता है। ये जो ट्रॉपिकल सवाना रीजन है ये अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ एनिमल मिलते हैं, और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एनिमल को ट्रैप कर लिया जाता है और उन्हें किल कर दिया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ बिग गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the quorum to constitute the meetings of the लोक सभा? चलिए डिस्कस करते हैं कि quorum क्या होता है। quorum का मीनिंग होता है minimum number of members required to be present in the house, whether लोक सभा और राज्य सभा, before it can transact any business। मीन्स हाउस का कार्य जो स्टार्ट करने से पहले जो पर्टिकुलर हाउस की स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए उसको quorum कहते हैं। इंडिया में ये कितनी है? 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जैसे कि अगर हम लोकसभा के 550 मेंबर्स लेके चलते हैं तो इसका 1/10 कितना हो गया? 55। तो 55 क्या बन जाएगा? quorum बन जाएगा। सिमिलरली राज्यसभा में कितने हैं? 250, तो 250/10 कितना बन जाएगा इसमें? 25। तो लोकसभा में एटलीस्ट 55 मेंबर्स और राज्यसभा में एटलीस्ट 25 मेंबर्स होने चाहिए, तभी हाउसेस का जो काम है वो स्टार्ट हो पाता है। और अगर ये quorum ना हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि या तो वो हाउस को एडजर्न कर दे या फिर उसको सस्पेंड कर दे जब तक quorum अचीव नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसमें से इसका आंसर क्या होगा? दिस इज ऑप्शन बी, 1/10 of the total members of the house।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज जनरली अपॉइंटेड एज द प्रो टर्म स्पीकर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। हमने बताना है प्रो टर्म स्पीकर किसको अपॉइंट किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं सो डेट कि हम इजीली इसको आंसर कर पाए। ये जो टर्म है वो कहाँ से ली गई है? लैटिन वर्ड प्रो टेम्पोर से ली गई है और इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ समय के लिए, मीन्स टेम्पररी हो गया एक तरह से। जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होती है तो लास्ट लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना ऑफिस वेकेट कर देता है। तब क्या होता है? तब प्रेसिडेंट लोकसभा के मेंबर में से प्रोटम स्पीकर अपॉइंट करता है। तो एक तो क्वेश्चन हो गया, इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और इसमें किसको अपॉइंट किया गया है? यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो उसको अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट ही प्रोटम स्पीकर को ओथ दिलाता है। और प्रोटम स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? इसका वर्क क्या होता है? ये बेसिकली क्या करता है? जो न्यूली इलेक्टेड सांसद होते हैं उनको शपथ ग्रहण करवाता है, क्योंकि जब तक ये जो सांसद है वो शपथ ग्रहण नहीं करते तब तक वे औपचारिक रूप से सदन का हिस्सा नहीं होते हैं। इसलिए पहले सांसदों को शपथ दिलाई जाती है और इसके बाद वो अपने बीच में से ही स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जनरली किसको प्रोटम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। द स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा? नो। द डिप्टी स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा? नो, ऐसा कुछ भी हमने डिस्कस नहीं किया। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा? यस, अभी हमने कहा है कि एक कन्वेंशन है, क्या किया जाता है? यूजली सीनियर मोस्ट मेंबर को, जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होती है उसका जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको इलेक्ट किया जाता है। सो इसका आंसर जो है वो सी है। अगर आप डी देखो तो डी है द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द आउटगोइंग लोकसभा, तो ये भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is the first national park established in India? आपने बताना है इंडिया में कौन सा नेशनल पार्क सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका जो नाम भी है वो वेल नोन हंटर एंड नेचुरलिस्ट जिम कॉर्बेट के नाम पे ही पड़ा था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही इसका नेम पड़ गया। इसे एक और नेम से जाना जाता है, हैले नेशनल पार्क। और इसे क्यों बनाया गया था? इसको एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यही से ही सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में स्टार्ट हुआ था यहीं से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु वाज अवॉर्डेड एज द ODI वन-डे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16th एडिशन ऑफ ICC अवार्ड 2019। आपने बताना है ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए भी नॉमिनेट किया गया है एंड ही इज द ओनली बैट्समैन इन द क्रिकेट हिस्ट्री हु हैज स्कोर्ड 3 डबल सेंचुरीज इन वन-डे इंटरनेशनल मैचेस। तो ये इंफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है। तो अगर हम क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये किसको मिला है? ये मिला है बेन स्टोक्स को, तो इसको भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state has emerged as the top state where most cancer patients avail treatment under प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम? आपने बताना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर ट्रीटमेंट लेने वाले सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स कौन सी स्टेट में से हैं। तो जो गवर्नमेंट डाटा अवेलेबल है अभी तक उसके अकॉर्डिंग जो है जिन्होंने ट्रीटमेंट ली है वो है स्टेट तमिलनाडु से। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो आयुष्मान भारत का ही एक कंपोनेंट है और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की है।
इसमें जो कैंसर पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाई गई है उसमें तमिलनाडु नंबर 1 पे है, उसके बाद केरला है, उसके बाद एमपी एंड देन छत्तीसगढ़ एंड देन गुजरात है। तो आप ये फर्स्ट 4 जो है उनको आप लर्न कर लीजिए। ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे 23 सितंबर 2018 में रांची झारखंड में प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम में ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। और इस स्कीम में जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना उसको सबस्यूम कर लिया था। ये स्कीम आई थी 2008 में। समटाइम्स क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी स्कीम को पर्टिकुलर स्कीम में मिला लिया गया है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को सबस्यूम कर लिया गया है। और इस स्कीम से मोर देन 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज को बेनिफिट मिलेगा। और ये जो फैमिलीज हैं वो बॉटम 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को इंक्लूड करती हैं। और इसमें जो हाउस होल्ड होंगे ना उनको वो किसके बेसिस पे लिया जाएगा, उनको डेप्रीवेशन रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरिया में ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया के बेसिस पे लिया जाएगा। और इसके लिए सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर 2011 को यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स एक इतने से क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत सारे और भी फैक्ट्स याद रखने हैं बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है। तो हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके साथ जो डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये भी अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए कि क्या क्या इसके साथ में फैक्ट बन सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी और जो आपको लगता है कि फैक्ट्स और ज़्यादा बन सकते हैं उसको भी आप ऐड कर लीजिए सो डैट कि आपके कॉम्प्रिहेंसिव वे में नोट्स बन जाए और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट प्लांट टू प्रोड्यूस डीजल फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट ओपन। आपने बताना इंडिया का फर्स्ट प्लांट कहाँ पे लगाया गया है जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट से डीजल बनाया जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो है मथुरा यूपी में। मथुरा एमपी हेमा मालिनी ने महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पर देश के पहले प्लास्टिक डीजल कन्वर्जन प्लांट का उद्घाटन किया। यह भारत के स्वच्छता अभियान का पूरा करने में मदद करेगा। इससे मथुरा से प्लास्टिक वेस्ट एलिमिनेट हो जाएगा और डीजल में कन्वर्ट होगा। और ये कहा जा रहा है कि जिससे कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गार्बेज ट्रक्स है उनमें ये डीजल यूज होगा। इसके साथ ही मथुरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मथुरा में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया हुआ है। तो ये बहुत ही एक अच्छा वे है, इको फ्रेंडली वे है जिससे कि प्लास्टिक को मथुरा से एलिमिनेट किया जाएगा। और सिमिलर डिमांड जो है वो आगरा के लिए भी आ रही है कि वहां पे भी ऐसा ही प्लास्टिक टू डीजल कन्वर्जन प्लांट लगाया जाए। ठीक है, आप इस फैक्ट को याद रखिए कि कहाँ पे ये फर्स्ट प्लांट ओपन हुआ है, मथुरा यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ओल्डेस्ट पर्सन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। आपने बताना है कौन से ओल्डेस्ट पर्सन को नोबेल प्राइज मिला है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, जॉन बेनिस्टर गुडेनॉफ। ये 97 इयर्स ओल्ड है। जो इसका जो प्रीवियस रिपोर्ट था ओल्डेस्ट पर्सन होने का वो था आर्थर अशकिन का। गुडेनॉफ को 2019 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए मिला है और ये उनकी पायनियर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी के लिए मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट 9.2 किलोमीटर लॉन्ग Chenani Nashri Tunnel that located in Jammu and Kashmir is named after which politician? आपने बताना इंडिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है जिसे चेनानी नाशरी टनल कहा जाता है और जो JNK में लोकेटेड है वो किस पॉलिटिशियन के नाम पे उसका नाम रखा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक्चुअली इस टनल्स के डिफरेंट नेम रखे गए हैं। इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी बोला जाता है या फिर श्यामा टनल भी कहा जाता है। ये जो लॉन्गेस्ट रोड टनल है वो JNK यूटी में है और ये NH
44 पे बनाई गई है और 2017 में इसका उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी द्वारा किया गया था। ये वहां पे पटनी टॉप को क्रॉस करेगी, इसलिए इसका नाम पटनी टॉप टनल भी रखा गया है। इस टनल की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर से कम हो जाएगी और इनमें 2 आवर्स का जो ट्रेवल टाइम है वो भी कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which ruler of Chamba defied Aurangzeb's order to demolish Hindu temples? आपने बताना है कि चंबा के कौन से रूलर ने औरंगजेब की ऑर्डर जिसमें ये कहा गया था कि हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश कर दो उसको नहीं माना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए छतर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलवर्थ, ब्लैक फेस एंड बिंगी आर वेराइटीज ऑफ, ये किसकी वेराइटीज है पोलवर्थ, ब्लैक फेस, बिंगी? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये शीप की वेराइटीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट नेम डिड द ग्रीक स्कॉलर्स कॉल द सतलुज रिवर? सतलुज रिवर को ग्रीक स्कॉलर्स ने क्या नाम दिया था? तो इसका जो आंसर है वो है हेजिड्रोस। इसको ऐसे भी लिखते हैं हेजिड्रोस या फिर इसको ज़ारड्रोस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फर्स्ट फीमेल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस एस्ट्रोनॉट्स who have created history by taking a walk outside the International Space Station. आपने उन फीमेल एस्ट्रोनॉट्स का नेम बताना है जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय वॉकिंग आउटसाइड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रिस्टीना कोच एंड जेसिका मिड। इन्होंने अराउंड 7 आवर्स स्पेंड किए थे आउटसाइड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।